गुड मॉर्निंग निकिता, am I audible? गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है क्लियर? यस। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। सेम टू यू। तो हम क्या डील कर रहे थे? ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट देख लिया था। रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कि प्रतिवादी अपना जवाब देता है वाद पत्र का। प्लेंटिफ वाद पत्र दायर करता है और जो प्रतिवादी है वो जवाब दावा दायर करता है। उसका वाद पत्र का वो आंसर देता है जवाब दावे के थ्रू। ये हमने देखा था रिटर्न स्टेटमेंट का। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो विदिन 30 डेज जब हमें समन मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, जब हमारे ऊपर समन की सर्विस हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट दायर करना पड़ता है। और क्यों दायर करना पड़ता है? फॉर हिज डिफेंस, उसको अपनी प्रतिरक्षा के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न स्टेटमेंट दायर करना पड़ेगा। देन इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ क्या है कि इसका इफेक्ट कैसे होगा? तो रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ प्लेंट इन क्रॉस सूट। अभी हमने रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया है बट उसमें जितनी बात हमारी सेट ऑफ की हो रखी है उसको क्या माना जाएगा? क्रॉस सूट माना जाएगा। और उस क्रॉस सूट माना जाएगा, इस वजह से वो रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट का फॉर्म रखेगा एज अ डीम्ड प्लेंट, मतलब उसका इफेक्ट सेम होगा जैसे प्लेंटिफ का प्लेंट होता है। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है पर साथ में वो क्या कर रहा है? क्रॉस सूट कर रहा है। डिफेंडेंट के ऊपर भी वो एलिगेशंस लगा रहा है क्रॉस सूट के जरिए कि मैंने तो 2000 रुपए दे दिए हैं तो अभी उसको क्रॉस किया जाए, मतलब उसको माइनस किया जाए, सेट ऑफ किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो रिटर्न स्टेटमेंट है डिफेंडेंट का, वो अभी दे किसको रहा है? सेट ऑफ वाला जो मैटर है वो किसको दे रहा है? वो प्लेंटिफ को दे रहा है, तो इसलिए उसको प्लेंट माना जाएगा। और इसके बाद में जो सेट ऑफ वाला सीन है उसका आंसर देगा प्लेंटिफ। तो आंसर किसके थ्रू देगा? वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू देगा। तो यही बात दे रखी है कि रिलेटिंग द रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट अप्लाई टू रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू अ क्लेम ऑफ सेट ऑफ, कि इसका जो इफेक्ट है जो रिटर्न स्टेटमेंट का, ये सारे रूल जो सेट ऑफ के रिटर्न स्टेटमेंट है उस पर भी फॉलो होगा। अभी सेट ऑफ का रिटर्न स्टेटमेंट कौन दे रहा है? प्लेंटिफ दे रहा है। इसलिए जो डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, रिटर्न स्टेटमेंट देता है, उस पर जो जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो सारे रूल्स किस पर फॉलो होंगे? क्लेम ऑफ सेट ऑफ के रिटर्न स्टेटमेंट पर भी फॉलो होंगे। और सेट ऑफ का रिटर्न स्टेटमेंट कौन देता है? सेट ऑफ का रिटर्न स्टेटमेंट? सेट ऑफ का रिटर्न स्टेटमेंट कौन देता है? ऐसा क्यों लग रहा है कि डाउट में आंसर दे रहे हो? यह हमने बात हो गई हमारी कि क्रॉस सूट इसको माना जाएगा क्रॉस सूट। अभी जो डिफेंडेंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है पर साथ में क्रॉस सूट लगा रहा है सेट ऑफ का। तो अभी सेट ऑफ का सूट लगा रहा है तो आंसर तो देना पड़ेगा। और आंसर किसके थ्रू देते हैं? जवाब। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? जवाब दावा। हमारे ऊपर जो दावा लगाया है उसका जवाब देना। अभी डिफेंडेंट ने जो है वो सेट ऑफ का दावा लगाया तो प्लेंटिफ इसका जवाब देगा। यही बात हो रखी है कि सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होगा, ये हमने कल देख लिया था। अभी हम देख लेते हैं कि काउंटर क्लेम क्या होता है। तो काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट, काउंटर क्लेम भी किसके द्वारा किया जाता है? डिफेंडेंट के द्वारा। सेट ऑफ भी डिफेंडेंट ही फाइल करता है और काउंटर क्लेम भी डिफेंडेंट ही फाइल करता है। और ये दोनों कब फाइल किए जाते हैं?
प्लेंटिफ के प्लेंट के बाद में। अभी प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट दायर कर देता है, वादी वाद पत्र दायर कर देता है कि मुझे इससे फलाने फलाने से इतना पैसा लेना है। इसके बाद में जो है जो प्रतिवादी है वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू जवाब भी देगा, और साथ में अगर कोई सीन बन रहा हो सेट ऑफ का कि जैसे कोई पैसा माइनस करना है तो भी देगा, और अगर काउंटर क्लेम का सीन बन रहा है कि ए जो है बी से 1000 रुपए मांग रहा है पर बी बोल रहा है कि मेरे ही तेरे ऊपर पैसे आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो एक नया ही दावा प्रस्तुत कर देगा, नया ही आरोप उस पर प्लेंटिफ पर लगा देगा। तो इसको बोलेंगे काउंटर क्लेम। प्लेंटिफ ने प्लेंट के ऊपर क्लेम किया, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर क्लेम किया, और डिफेंडेंट क्या कर रहा है, प्लेंट के ऊपर ही क्लेम कर रहा है। मतलब दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप कर, एक ने एक के ऊपर आरोप किया और दूसरे बी ने एक के ऊपर प्रत्यारोप कर दिया। ये होता है काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम का हम मैटर देख लेते हैं कि जो काउंटर क्लेम है, a defendant in a suit में in addition to his right of pleading of set off under rule 6, जो हमारा सेट ऑफ है रूल 6 में दे रखा है, इसके अलावा मतलब दो चीजें होती है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। अभी सेट ऑफ का क्लेम तो हमने रूल 6 में कर दिया, अभी काउंटर क्लेम करना है तो उसके बारे में दे रखा है कि बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ क्लेम करता है उसके अगेंस्ट में ही हम क्या कर देंगे, काउंटर क्लेम कर लेंगे। उसने दावा लगाया और हमने क्या कर दिया, प्रति दावा लगा दिया, ये बात होती है। एनी राइट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, की हमारा कोई दूसरा कॉज ऑफ एक्शन यहाँ राइज हो रहा हो। डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ, किसके अगेंस्ट, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, इधर फॉर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सूट। कब हो रहा है कि हमने जो सूट फाइल किया, अभी सेट ऑफ कब था कि प्लेंटिफ ने प्लेंट के वादी ने प्रतिवादी के ऊपर दावा लगाया, तो प्रतिवादी ने कभी पैसे पहले ले रखे होंगे, हो सकता है वो हमारे केस से पहले ले रखे हो और जो वादी है वो भूल गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारे केस से पहले वाली बात हो रही थी सेट ऑफ की। पर काउंटर क्लेम कहाँ तक चलता है, जब तक वादी जो है वाद पत्र दायर करता है और प्रतिवादी रिटर्न स्टेटमेंट दायर करता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने से पहले तक काउंटर क्लेम का इफेक्ट होता है। मतलब कल हमें रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा हमें प्रस्तुत करना है और आज ही प्लेंटिफ ने हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया, कुछ हमारे ऊपर आरोप लगा दिया या हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, फ्रॉड कर दिया आज ही, तो हम कल हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो उसमें हम क्या है, काउंटर क्लेम का प्रति दावा हम लगा सकते हैं। तो इसका इफेक्ट कब तक रहता है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने से पहले तक काउंटर क्लेम का इफेक्ट रहता है। Such counterclaim shall have the same effect as a cross suit as to enable, यहाँ पर भी सेम बात दे रखी है कि काउंटर क्लेम जो है इसका भी सेम इफेक्ट होगा, इसको भी क्रॉस सूट माना जाएगा। Then the plaintiff shall be at liberty to file a written statement in answer to the counterclaim of defendant, which such period as may be fixed by the court. The counterclaim shall be treated as plaint and governed by the rules applicable to the plaint. यहाँ जैसे कि रिटर्न स्टेटमेंट जो था डिफेंडेंट का, उस पर जो रूल फॉलो हो रहे थे वही प्लेंटिफ के रिटर्न स्टेटमेंट पर भी फॉलो होंगे। और यहाँ यही दे रखा है कि जो प्लेंटिफ के प्लेंट के रूल थे वही डिफेंडेंट अगर काउंटर क्लेम करता है तो वो भी डिफेंडेंट का प्लेंट ही माना जाएगा ना। तो डिफेंडेंट का जो प्लेंट है उस पर भी अप्लीकेबल वही रूल होंगे जो प्लेंटिफ के
प्लेंट पर होते हैं। मतलब इधर वादी है, इधर प्रतिवादी है। वादी ने जो वाद पत्र दायर किया तो कुछ रूल्स फॉलो हो रहे थे, फिर प्रतिवादी ने रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा दिया तो वहां पे भी रूल्स फॉलो हो रहे थे। अभी मैटर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का आ गया, तो काउंटर क्लेम और सेट ऑफ कौन कर रहा है? प्रतिवादी कर रहा है। तो प्रतिवादी जब कर रहा है तो वो अगर वो जो रिटर्न स्टेटमेंट देगा उसको प्लेंट माना जाएगा। वो सेट ऑफ का क्लेम कर रहा है या काउंटर क्लेम का क्लेम कर रहा है प्रतिवादी के ऊपर, मतलब एक नया दावा लगा रहा है, एक नया वाद ला रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिफेंडेंट ला रहा है, इसलिए वो जो रिटर्न स्टेटमेंट देगा उसको प्लेंट बोलेंगे। और अभी इसने नया दावा लगाया है, इसलिए जो प्लेंटिफ है वो अब उसका आंसर देगा तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट माना जाएगा। ये चीज क्लियर होगी। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर नॉर्मल वादी ने वाद दायर किया है तब तो ये प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट दे देगा और रिटर्न डिफेंडेंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट दे देगा, ये बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। पर अभी फिर डिफेंडेंट क्या कर रहा है? नया दावा ला रहा है, मतलब नया वाद दायर कर रहा है। तो नया वाद दायर कर रहा है इसलिए वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही वो सेट ऑफ की जो पॉइंट है या काउंटर क्लेम की पॉइंट है उनको फिल कर देगा, मतलब उसमें ही डाल देगा। तो ऐसी कंडीशन में वो जितना रिटर्न स्टेटमेंट है उतना तो रिटर्न स्टेटमेंट ही है, पर उसमें कुछ लाइंस अगर हम सेट ऑफ की ऐड कर रहे हैं या काउंटर क्लेम की ऐड कर रहे हैं तो जो सेट ऑफ की लाइंस होगी या काउंटर क्लेम की लाइंस होगी उनको डिफेंडेंट का प्लेंट माना जाएगा। और अभी उतनी जो लाइंस है उनका आंसर प्लेंटिफ को देना पड़ेगा, इसलिए प्लेंटिफ क्या है? उसका आंसर देगा तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट माना जाएगा। अभी यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही हम सेट ऑफ को ला रहे हैं और काउंटर क्लेम को ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी सेम है। बट अगर कोर्ट चाहे तो क्या है, इनको नया अगर डिफेंडेंट अगर ऐसी एप्लीकेशन देता है कि मेरा जो है ओरिजिनल सूट है उसको अलग एंटरटेन किया जाए और सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का जो मैटर है उसको अलग एंटरटेन किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में दो अलग अलग वाद भी लाए जा सकते हैं। पर क्या है, ज्यादा केसेस ना बढ़े, केसेस डिले ना हो। अभी दोनों पार्टी सेम है तो इसलिए कोर्ट क्या करती है, ये हमें सहूलियत देती है कि हम दोनों वाद जो है वो एक ही वाद में उनको दोनों कॉज ऑफ एक्शन जो है उनको एक ही चीज में एक ही वाद में हम चलने दें, मतलब हम दो वादों को एक में ही मर्ज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पार्टी सेम है। तो इसका भी हमको रूल दे रखा है, वो आगे दे रखा है। ये वाला जो रूल है कि हम सेपरेट कर सकते हैं, ये दे रखा है 7 में, इसको हम आगे डील करेंगे। तो 6A हो गया। 6B बात करता है काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड। जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो डिफेंडेंट दे रहा है, तो अगर उसका मैटर काउंटर क्लेम का बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो रिटर्न स्टेटमेंट में उस चीज को डालेगा कि मेरा मैटर यहाँ पे मेरा सीन जो है वो काउंटर क्लेम का बन रहा है, मतलब मैं भी प्रतिदावा लगा रहा हूँ वादी के ऊपर, तो वो चीज उसमें लिखेगा। अगर वो नहीं लिखेगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया और उसने कुछ सेट ऑफ की बात जिक्र ही नहीं की, काउंटर क्लेम की कोई जिक्र ही नहीं की, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा? इसलिए 6B बोलता है कि अगर आपके मैटर में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम फंस रहा है तो आप रिटर्न स्टेटमेंट में उस चीज का जिक्र करो, और जितना जिक्र किया जाएगा सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को उतना वो क्या माना जाएगा? डिफेंडेंट का प्लेंट माना जाएगा। तो 6B वही बात करता है कि अगर आपका मैटर ऐसा हो रहा है तो आप उसमें डालिए कि मेरा मैटर काउंटर क्लेम से रिलेटेड है। अभी 6C बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम। ये क्या होता है? प्रतिदावे का अपवर्जन। प्रतिदावे का अपवर्जन में यहाँ यही दे रखा है कि वेर अ डिफेंडेंट सेट ऑफ अ काउंटर क्लेम, जब डिफेंडेंट काउंटर क्लेम सेट करता है तो the plaintiff contend that the claim thereby raised out not to be disposed of by way of counter claim but in an independent suit। जो हमारा काउंटर क्लेम का मैटर है वो क्या है? इंडिपेंडेंट
इंटरटेन होना चाहिए, ये वाली बात दे रखी है यहाँ पे कि दो वादों को अलग अलग ना चलाकर हम एक ही वाद हम चला सकते हैं। तो ये दे रखा है हमारा 6C में कि प्रतिदावे के रूप में नहीं वरन स्वतंत्र वाद में किया जाना चाहिए। अगर डिफेंडेंट चाहता है कि मेरे दोनों मैटर जो है वो एक साथ ना चले, मतलब ओरिजिनल सूट तो चल ही रहा है जो वादी ने वाद पत्र के थ्रू दायर कर दिया है, अभी प्रतिवादी को भी करना है वादी के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या बोलेगा कि मुझे साथ साथ में नहीं चलाना है दोनों मैटर को, मैं क्या चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट चले, मतलब मेरा ओरिजिनल सूट अलग इंटरटेन हो और मेरा जो काउंटर क्लेम का मैटर है वो अलग इंटरटेन हो। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, अप्लाई टू द कोर्ट को एप्लीकेशन देगा फॉर एन ऑर्डर दैट सच काउंटर क्लेम में बी एक्सक्लूडेड, मतलब मेरा जो काउंटर क्लेम का मैटर है इसको एक्सक्लूड किया जाए, मतलब उसको इसमें इंक्लूड ना किया जाए, किसमें, ओरिजिनल जो सूट है इसमें इंक्लूड ना किया जाए और इसको बाहर, मतलब एक्सक्लूड मतलब क्या, बाहर करना, जो ओरिजिनल है उससे काउंटर क्लेम को एक्सक्लूड कर दो, मतलब यहाँ से उसको बाहर कर दो, और इंक्लूड क्या होता है, मतलब उसको सम्मिलित कर लो, शामिल कर लो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन वो देता है कि मेरा जो जितना काउंटर क्लेम का मैटर है इसको एक्सक्लूड कर दो, इसकी जो हियरिंग वगैरह है, इसका जो मैटर है वो आप अलग से डील करिए। तो इसको फिर क्या माना जाएगा, एक नया वाद दो पार्टियों के बीच में, मतलब दो वाद अब चल रहे हैं, एक अलग चल रहा है ओरिजिनल का और काउंटर क्लेम का अलग चल रहा है। अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि अलग अलग चलना चाहिए तो फिर वो एप्लीकेशन देंगे, और वो होगा कब, जब अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है ऐसा करना ज्यादा सही रहेगा, तो वो काउंटर क्लेम का जो मैटर है वो अलग से डील करेंगे। Then 60 बात करता है effect of discontinuance of suit if any case in which the defendant set up a counter claim, अगर डिफेंडेंट से काउंटर क्लेम सेटअप करता है, मतलब डिफेंडेंट जो है वो प्रति दावा करता है, तो ऐसी कंडीशन में द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज स्टे डिसकंटिन्यूड और डिसमिस, अभी ओरिजिनल वाद भी चल रहा है और काउंटर क्लेम वाला मैटर भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल सूट है वो डिसमिस हो जाए या जो वादी है वो अपना वाद पत्र जो है वो वापस ले ले, तो ऐसी कंडीशन में अभी मैटर तो एक ही चल रहा है, एक ही मैटर के अंदर क्या है, ओरिजिनल सूट भी चल रहा है और काउंटर क्लेम वाला सीन भी चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ओरिजिनल सूट डिसमिस हो जाता है या उस पर स्टे लग जाता है किसी कारण की वजह से, तो ये जो हमारा जितना जितना सेट ऑफ का सीन है या काउंटर क्लेम का सीन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जब दो वाद दायर कर सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में एक वाद अगर डिसकंटिन्यू हो भी जाता है, डिसमिस हो भी जाता है, तो दूसरे पर थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक में ही मर्ज कर रहे हैं, दोनों को एक में मर्ज जरूर कर रहे हैं पर उनमें रिलीफ तो अलग अलग चाहिए, इफेक्ट तो अलग अलग चाहिए है, तो वो एक तरीके से काउंटर क्लेम जो है वो भी वाद ही है एक तरीके से। बस हम क्या चाहते हैं कि केसेस डिले ना हो और पार्टी सेम है इसलिए साथ में डील कर ले। तो ऐसी कंडीशन में अगर ओरिजिनल सूट जो है, ओरिजिनल वाद है, वो डिसमिस भी हो जाता है अगर, तो हमारा जो सेट ऑफ वाला मैटर है या काउंटर क्लेम वाला मैटर है उसकी प्रोसीडिंग चलती रहेगी। ये बात कर रहा है हमारा इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट। हमारा जो ओरिजिनल सूट है वो अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है, स्टे लग जाता है इस पर या डिसमिस हो जाता है या प्लेंटिफ जो है वो अपना वाद पत्र ही वापस ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा काउंटर क्लेम वाला जो मैटर है वो चलता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन 6E दे रखा है डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा था
कि जब सेट ऑफ का डिफॉल्ट हो रहा हो, जब प्लेंटिफ जो है प्लेंट दायर करता है और अगर डिफेंडेंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा था कि वो प्लेंटिफ के प्लेंट के फैक्ट के बेस पर कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे थे। तो यहाँ पर भी यही दे रखी है बात कि अगर अभी प्रतिवादी जो है उसने काउंटर क्लेम किया है, उसने वादी के ऊपर दावा लगाया है, तो अगर जो प्लेंटिफ है वो भी अगर आंसर नहीं देता है, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेंगे, जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे। किसके अगेंस्ट में? प्लेंटिफ के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि उसने काउंटर क्लेम का जो प्लेंट दायर किया डिफेंडेंट ने, उसका आंसर नहीं दिया। तो ये यहाँ पे दे रखा है कि जो डिफेंडेंट है उसके काउंटर क्लेम के बेस पर ही जजमेंट दे दिया जाएगा। और ये जजमेंट दिए जाएगा, ये पूरे के पूरे ओरिजिनल वाद का जजमेंट नहीं रहेगा, ये उतने का ही रहेगा जितना हमारा काउंटर क्लेम वाला सीन है। क्योंकि काउंटर क्लेम जो है डिफेंडेंट फाइल कर रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। अभी काउंटर क्लेम फाइल किया डिफेंडेंट ने, तो अभी रिटर्न स्टेटमेंट देना है प्लेंटिफ को। अभी प्लेंटिफ ने जवाब नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में उस काउंटर क्लेम के जितने फैक्ट है उसके बेस पर जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। ये बात हो रखी है 6E में। देन 6F जो है, 6F में यही बातें दे रखी है कि जो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने दिया, अगर उसने जो क्लेम लगाए वो सक्सीड हो जाते हैं तो उसको जितना रिलीफ मिलना चाहिए उतना रिलीफ दे देंगे। बस यही बातें हैं यहाँ पे, इतना जरूरी नहीं है। ये देख लेते हैं 10 वाला, देख लेते हैं कि प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड अप बाय कोर्ट वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम रिटर्न स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर रूल 1 और रूल 9। एक तो हम रिटर्न स्टेटमेंट रूल 1 में देख रहे थे, जहां ऑर्डर 9 हमारा शुरू हुआ। वहां हमने देखा था कि जैसे ही डिफेंडेंट के पास रिटर्न स्टेटमेंट गया तो उसके 30 दिन के अंदर, जैसे ही डिफेंडेंट के पास समन गया, वैसे ही डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। पर अभी यहाँ पे रूल 1 जो दे रखा है, हमने वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। और एक रूल 9 में दे रखा है कि वहां पे भी हमसे रिटर्न स्टेटमेंट मांगा था। तो रूल 9 में भी अगर हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये रूल 9 और रूल 1 इन दोनों में जो हमारा समन वाला था, ऑर्डर 5 था, उसके अंदर हमें समन दिया जा रहा था। तो रूल 1 और रूल 9 इन दोनों जगह पे अगर हम हमारा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, सेम टाइम परमिटेड टू और फिक्स्ड बाय द कोर्ट, हमारा टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? अगर कोर्ट की परमिशन हो तब। द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, या तो फिर कोर्ट क्या कर सकते हैं, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। हमें टाइम मिला पर हमने उस टाइम के अंदर भी हमारा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में हम पर जजमेंट अनाउंस हो सकता है, हमारे अगेंस्ट में फेवर आ सकता है। क्योंकि कोर्ट हमारे ऊपर कोर्ट हमें बुला रही है अगर किसी चीज का जवाब देने के लिए, और अगर हम नहीं जा रहे हैं, मतलब हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या है, हमारे अगेंस्ट में जजमेंट दे देंगे। और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट, और ऐसा कुछ ऑर्डर भी दे सकते हैं जो उस वाद से कनेक्टेड हो। Provided further that no court shall make an order to extend the time provided under Rule 1 of this order for filing of the written statement। इसके अलावा कोर्ट जो है इसके बाद में रूल 1 में हमको टाइम दे दिया, रूल 9 में टाइम दे दिया, इसके बाद में हमारा जो टाइम है उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये बात दे रखी है हमारी रूल 10 में।